नमस्कार। कोरोना पेंडेमिक के 16वें संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 19 अप्रैल को जब मैंने 14वां संस्करण शुरू किया तो उस समय मैंने कहा था कि आगे की राह क्या है और यह पेंडेमिक कितने समय तक जारी रहने वाला है। उस संबंध में 3 फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया था और एक के बारे में उस दिन मैंने डिस्कस भी किया था। उस दिन मैंने आपको कहा था कि बाकी के 2 फैक्टर्स के बारे में हम अपने अगले एपिसोड्स में बात करेंगे, किंतु 15वें संस्करण में कुछ और बातें विशेषतया जो अलग अलग देशों से विरोधाभासी आंकड़े आ रहे थे उनके बारे में बात करने में निकल गया और कल कुछ नई और रोचक जानकारियां मेरे ध्यान में आई और मैंने सोचा कि आज के कार्यक्रम में उन्हीं के बारे में बात की जाए, क्योंकि वे जानकारियां काफ़ी रोचक हैं और कल शाम को और आज सुबह उनके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च की और आज हम उन्हीं नई रोचक जानकारियों के बारे में बात करेंगे। जो 14वें एपिसोड में 3 फैक्टर्स का जिक्र मैंने किया था, उनके बाकी 2 फैक्टर्स के बारे में हम बाद के एपिसोड्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करूंगा मैं एक खबर जो ICMR के हवाले से आई। ICMR की ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत में जो भी केस अभी तक डिटेक्ट हुए हैं उसमें 80% केस जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं पाया गया और यह एक बहुत बड़ा कारण है और इसके बारे में मैं पहले ही अपने एक एपिसोड में बात कर चुका हूँ। दूसरी चीज़ जो थी वह ICMR ने अगले 2 दिनों के लिए जो रैपिड टेस्ट था उसको स्थगित करने की बात की। जैसा आपको याद होगा 7 अप्रैल को अपने 6ठे एपिसोड में मैंने इस रैपिड टेस्टिंग के बारे में कुछ सवाल उठाए थे और उसका विश्लेषण करते हुए मैंने कहा था कि उसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑक्सफोर्ड की रिसर्च टीम का भी यही ख्याल था और उसका जिक्र भी मैंने किया था। दूसरी रोचक जानकारी जो मेरे ध्यान में आई वह था काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक इनिशिएटिव जिसमें उन्होंने सेप्सिवैक नाम की दवा का ट्रायल शुरू करने का निर्णय लिया और डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल्स जो इंडिया के हैं उन्होंने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। सेप्सिवैक मूलतः हीट यानी गर्मी के द्वारा मारे गए माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू है और उनका फ़िलहाल जो प्रयोग है वह ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया के लिए होता है और इसके प्रयोग की अनुमति दी गई है। इसकी वजह मोटा मोटी यह है कि अभी तक जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उससे यह एक बड़ी संभावना उभर कर आ रही है कि कोविड-19 में मौत का प्रमुख कारण साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है, जिसका जिक्र मैं अपने पहले के एक एपिसोड में कर चुका हूँ। अब यह साइटोकाइन स्टॉर्म जो है वह मूलतः आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक हाइपर एक्टिव स्टेज है और वे जो एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं वह बॉडी की खुद की सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं वायरस को नष्ट करने के चक्कर में, और उसका नतीजा जो है वह एक मल्टी ऑर्गन फेलियर में होता है। तो यह सेप्सिवैक जो दवा है वह जो हीट किल्ड माइकोबैक्टीरियम डब्ल्यू से बन रही है और
यह इस बात की तरफ संकेत करता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इस वैश्विक महामारी जो कोविड-19 की है उससे क्या कोई संबंध हो सकता है। एक बहुत ही रोचक प्रश्न है यह, और मैंने इसके बारे में कुछ खोज करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो अगर हम विश्व का नक्शा उठाकर देखें तो कोविड-19 का जो अधिक प्रभाव है वह उन देशों में रहा है जहां पर ट्यूबरकुलोसिस का प्रभाव कम है, और जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित एपिडेमिक एरियाज़ हैं उनमें कोविड-19 का प्रभाव तो है, पर उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वह कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो सबसे पहले तो एक नज़र डालते हैं WHO की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है जो हर वर्ष प्रकाशित होती है। तो उसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुई वह 17 अक्टूबर 2019 को प्रकाशित हुई, और उसमें यह बताया गया कि विश्व भर में करीब 1 करोड़ लोग जो है वह 2018 में नए टीबी के इन्फेक्शंस हुए, और करीब 12 लाख लोगों की मौत ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई जो कि HIV नेगेटिव थे। अगर इनमें HIV पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा जिनकी मौत ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई जोड़ दिया जाए तो वे जो HIV पॉजिटिव लोग हैं उनकी संख्या 2,51,000 थी जो कि 2018 में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मरे। अगर WHO के इस रिपोर्ट को देखें तो हम पाएंगे कि जो भौगोलिक वितरण है ट्यूबरकुलोसिस का वह साउथ ईस्ट एशिया में करीब 44%, अफ्रीका में 24%, वेस्टर्न पैसिफिक में 18%, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में 8%, अमेरिका में 3% और यूरोप में 3% है। और जो 8 प्रमुख देश जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित हैं वह टोटल केसेस का करीब 2/3 बनाते हैं। ये देश हैं भारत जो जिसमें कुल 27% ट्यूबरकुलोसिस के केसेस हैं, चीन जिसमें 9%, इंडोनेशिया जिसमें 8%, फिलीपींस जिसमें 6%, पाकिस्तान जिसमें 6%, नाइजीरिया जिसमें 4%, बांग्लादेश जिसमें 4% और साउथ अफ्रीका जिसमें 3% टीबी के केसेस हैं। इन 8 देशों के अलावा 22 और हाई बर्डन टीबी कंट्रीज जो हैं जो WHO ने मार्क किए हैं वे 30 देश कुल मिलाकर दुनिया के कुल ट्यूबरकुलोसिस केसेस का 87% बनाते हैं। तो ये जो टॉप 30 कंट्रीज हैं जिनमें ट्यूबरकुलोसिस की बहुतायत पाई जाती है उनका जब मैंने विश्लेषण किया तो पाया कि इन सभी कंट्रीज़ में जो केस फैटेलिटी रेट है वह 2 से 5% के बीच है, जबकि यूरोप में यह करीब 12-13% है और अमेरिका में 5.5%। तो यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं वे देश जहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस बहुतायत में पाई जाती है उन देशों की जनसंख्या को कुछ न कुछ सुरक्षा, उसका कारण क्या है यह तो खोजने वाली बात होगी, पर कोई न कोई तरह की सुरक्षा डेफिनेटली इन लोगों को मिल रही होगी, तभी यहाँ पर मोर्टेलिटी की रेट ज़्यादा है। उसके अलावा एक चीज़ और जो हो सकती है वह है लॉकडाउन का असर, जिसकी वजह से जो इन्फेक्टिविटी की चेन है वो टूटी और उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हो। पर ये सारी अभी अनुमानित बातें हैं, और जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अभी जो भी आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं
वे बहुत शुरुआती आंकड़े हैं और उनके बारे में कोई डेफिनेटिव टिप्पणी करना बहुत ही ख़तरनाक काम होगा और उससे हमें बचना चाहिए। पर जो ट्रेंड उभर कर आ रहे हैं वह निश्चय ही आपको मजबूर करते हैं कि आप उस बारे में कुछ सोचें और उस हिसाब से अपने आगे के कदम उठाएं ताकि इस महामारी से मुकाबला किया जा सके। एक और जो नई खबर कल मेरे संज्ञान में आई वह यह थी कि जो टेस्ट की पॉजिटिविटी रेट है, मतलब जितने टेस्ट किए उनमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, वह प्रतिशत भारत में 20 मार्च को 1.33 था और आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यह करीब 5% है। तो निश्चय ही यह एक बड़े पैमाने पर फैलने वाली बीमारी है और इसकी संक्रामकता निश्चय ही 1 से तो अधिक है ही। क्योंकि आंकड़े अभी आ रहे हैं तो विश्व की कोई भी संस्था आज की तारीख में कोई डेफिनेटिव इन्फेक्टिव रेट कोविड-19 के लिए नहीं दे पाई है और अलग अलग आंकड़े अलग अलग संस्थाएं और देश दे रहे हैं। पर यह आंकड़ा 2 और 3% के बीच में कहीं जाकर रुकता है। तो यह देखने वाली बात होगी कि कुल मिलाकर क्या परिस्थितियां उभरती हैं। आज की बात यहीं ख़त्म करूंगा, पर आपसे विदा लेने से पहले एक बार आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए और अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिए ताकि मैं इसे और अधिक उपयोगी और रोचक बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।